नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे और वहां 10 लाख करोड़ से ज्यादा की 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत की। ये परियोजनाएं आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं। सरकार का दावा है कि इनके जरिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो फैक्ट्रियां और उद्योग लग रहे हैं वे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 7-8 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों ओर से अपराध, दंगे की खबरें आती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों का निवेश आ रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज आप दुनिया में कहीं भी जाएं, भारत को लेकर अभूतपूर्व सकारात्मकता दिख रही है। हर देश भारत की विकास की कहानी को लेकर भरोसे से भरा हुआ है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना झपटी, यही खबरें आती रहती थी। उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता। विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। इस कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के नाम का एक नया मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि यूपी का मतलब है अनलिमिटेड पोटेंशियल। उत्तर प्रदेश, जिसके नाम से 2017 और 2014 के पहले लोग घबराते थे, आने से कतराते थे, आज वही यूपी यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल और यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज अपनी प्रतिभा और पोटेंशियल को पहचान कर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में 9.2% का योगदान कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया। अखिलेश यादव ने आज कहा कि हम कांग्रेस की न्याय यात्रा में तभी शामिल होंगे जब कांग्रेस सीट बंटवारे पर अपनी सहमति दे देगी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को इनमें से कई सीटों पर आपत्ति है और कांग्रेस उनकी जगह मन मुताबिक सीटों की मांग कर रही है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। और अखिलेश यादव के इस अल्टीमेटम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, कोई समस्या नहीं है। और सर, अखिलेश जी जल्दी मान जाएंगे सर? सब कुछ ये सब कुछ ठीक होगा। सब उन्हें मान लिए, हम भी लोग माने हैं, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां अखिलेश यादव एक और कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 11 उम्मीदवार हैं। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है।
पहली सूची में 16 नाम घोषित किए गए थे। सपा 80 में से 65 सीटों पर लड़ने की बात कह चुकी है। पहले आरएलडी को 7 और कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात थी, लेकिन आरएलडी अब एनडीए का रुख कर चुकी है। वहीं कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस कई उन सीटों पर भी लड़ना चाहती है जिन पर सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस बीच अखिलेश यादव को 2 बड़े झटके भी लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने भी सपा छोड़ दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनडीटीवी से साफ कहा कि वे अब समाजवादी पार्टी में नहीं रहेंगे और नई पार्टी जल्दी ही बनाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस्तीफे वाली चिट्ठी लिखे 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अब तक अखिलेश ने बात ही नहीं की। ताली दोनों हाथों से ही बजती है और अब बहुत देर हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की क्षमता 45 विधायकों की थी, मैंने विधायकों की संख्या 111 तक पहुंचा दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में चर्चा है, नई पार्टी बना रहे हैं। स्वामी जी, नई पार्टी बना रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नाराजगी किस बात पे है और ये कितनी सही बात है? देखिए, जो मैंने अपने इस्तीफे का पत्र भेजा था 13 फरवरी को, सभी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से उसमें उल्लिखित। मेरे पत्र को गए 1 हफ्ते हो गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी तक उस विषय पर बात भी नहीं किए हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं घुटघुट की राजनीति कभी किया नहीं हूँ। अब मैंने सब कुछ अब कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया हूँ। अखिलेश जी कह रहे हैं जब लाभ लेना था तो लोग आते हैं और जब सही टाइम आता है काम करने का तो चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। अब अखिलेश जी कौन सा लाभ दे दिए? अखिलेश जी को लाभ मैंने दिया। मेरे आने से उनका वोट 6% लगभग बढ़ा है। जो सत्ता में रहने पर भी इतना वोट नहीं पाए थे। 45 विधायक की उनकी हैसियत थी, आज 110-11 विधायक मैंने उनको दिया है। उन्होंने भी मुझको कुछ नहीं दिया, और जो दिया भी है उसमें मैंने अपमान ही झेले हैं। एक राष्ट्रीय महासचिव ऐसा भी है जिसका बयान हमेशा पार्टी का होता है, और एक राष्ट्रीय महासचिव मैं भी था जिसका बयान हमेशा निजी हो जाता है। तो भेदभावपूर्ण पद पर रहने का औचित्य क्या था? क्या नाम होगा आपकी नई पार्टी का? अभी कार्यकर्ता तय करेंगे, आपस में बात करके तय कर लेंगे। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जो भी होगा मैं 22 तारीख को डिक्लेयर कर दूँगा। ये मान लिया जाए कि अब आप समाजवादी पार्टी में नहीं है। भाई, जब अभी तक वार्ता नहीं हुई है, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर अभी भी बात कर लें अखिलेश जी तो रह जाएंगे? अब बहुत देर हो गई है। अब मैंने निर्णय कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। वहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में अखिलेश यादव से पूछा गया तो उनका यह कहना था कि फायदा उठाकर सभी लोग चले जाते हैं। जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी में आज सियासी तापमान बढ़ गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी लंबे समय के बाद अमेठी पहुंचे। वहीं पिछले चुनाव में अमेठी से उन्हें हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज अमेठी के दौरे पर हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे, जब वे गाजे बाजे के साथ आए तो अमेठी के लोग स्वागत के लिए ही नहीं पहुंचे। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में वे अमेठी छोड़कर चले गए थे, आज अमेठी ने उन्हें छोड़ दिया है। अगर उन्हें खुद पर भरोसा है तो वायनाड भागने की जगह वे केवल अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। आज अमेठी में स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी दोनों के दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही दोनों पॉलिटिकल हैवीवेट्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम सबसे पहले स्मृति ईरानी जी से बात करेंगे। मैम, यहाँ पे आज राहुल गांधी की यात्रा निकली अमेठी में, जो आपका संसदीय क्षेत्र अब है, जो पहले कभी उनका था। आपको क्या कहना है उसको? मुझे लगता है अमेठी की सुनी सड़कें बयान कर रही हैं कि अमेठी को राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है। 2019 में उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया था, आज अमेठी ने उनको छोड़ दिया है। ये साफ संकेत आपको मिल गया है।
तो इससे ये संकेत, मतलब इस बात से ये क्लियर है कि 2024 में भी राहुल गांधी यहाँ से नहीं जीत पाएंगे? मैं नहीं जानती, मैं इतना ही कहूँगी, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी काबिलियत पर तो बिना वायनाड भागे वो मात्र और मात्र अमेठी से मात्र कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर दिखा दें। अगर हम लोग मैम चुनाव की, जब हम लोग स्मृति जी हम लोग बात कर ही रहे हैं, रायबरेली की सीट से अब सोनिया गांधी जी अब नहीं लड़ेंगी, अब बात हो रही है कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी, तो क्या अब रायबरेली से भी कोई बीजेपी अपना वहाँ पे कदम जमा सकती है या फिर? ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड आपको बताएगी कि प्रतिनिधि रायबरेली से कौन होगा। मैंने कुछ दिन पहले दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा था रायबरेली में भूचाल आने वाला है। किसी ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि रायबरेली की सीट गांधी खानदान स्वेच्छा से छोड़ देगी। हार का ये पहला संकेत है। लेकिन आज से 3 साल पहले मैं दिशा कमेटी की चेयरपर्सन जब रायबरेली में बनी, तब निश्चित रूप से जनता को ये भी समझ में आया कि अमेठी के सांसद रायबरेली के सांसद की अनुपस्थिति में भी जितनी मदद रायबरेली की हो सकती है उतना कर रही है। वो इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार की जो डबल इंजन की कैपेसिटी है उसका सानिध्य, उसका सहयोग रायबरेली की जनता को मिल पाए। कहीं ना कहीं जनता के मन में भी ये प्रश्न था कि अगर गांधी परिवार के पास इतना समय है कि वो हर राज्य में जाएं, छुट्टी पे भी जाएं, तो फिर रायबरेली के लिए जहां से जनप्रतिनिधि चुना गया था गांधी परिवार का, उनके लिए उन्होंने समय क्यों नहीं बिताया, विशेषतः कोविड की परिस्थिति में जब वो जूझ रहे थे। जब हम लोग इस बारे में बात ही कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जब यात्रा है, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी जुड़ने वाले थे, लेकिन अभी तक उस बात पे उन्होंने कहा कि जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होती है तब तक नहीं जुड़ेंगे। और अब उन्होंने अपने उन पे टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि उनकी अलायंस का विषय है। मैं इतना ही कहूँगी कि उनकी अपनी अलायंस को राहुल गांधी की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, वरना वो राहुल गांधी को अलायंस का नेता घोषित कर सकते थे। और जहाँ तक कि मुझे लगता है अमेठी लोकसभा क्षेत्र का विषय है, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र ने गत 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार, सांसद, संसद, सरकार का जो समन्वय का सहयोग यहाँ पर देखा है, उसके चलते पुनः भारतीय जनता पार्टी की इस सीट से जीत होगी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई युवाओं ने मुझसे कहा कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि वे जो भी परीक्षा देने जाते हैं उसका पेपर लीक हो जाता है। जिस चीज के लिए मैंने सालों तैयारी की, वही पेपर एग्जाम से पहले युवाओं के मोबाइल फोन पे, उनको पहले से पेपर मालूम है, 100% नंबर ले जाएंगे। पढ़ाई 1 मिनट नहीं की, मगर जेब में पैसा है इसलिए सरकारी रोजगार मिल जाएगा। यहां पे किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। सच्चाई है, अच्छी लगे ना लगे, सच्चाई है आपकी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ रात में सीक्रेट मीटिंग करते हैं, लेकिन दिन के वक्त मुलाकात नहीं करते। वे रात को 11-12 बजे ही मिलने का समय मांगते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अब उनके बयान पर पलटवार किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे इस तरह के बयान पर हैरानी होती है। अगर पीएम मोदी और अमित शाह से मिलना है तो दिन में मिलूंगा, रात में क्यों मिलूंगा। मेरे आजम से मिलना है या अमित शाह साहब से मिलना है तो मैं दिन को मिलूंगा, रात को क्यों मिलूं? किस डर से रात को मिलूं? और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जोर जोर से ये कह रहे हैं, गुलाम नबी साहब अपने फैक्ट्स को ज़रा ठीक तरह से देखिए। आपका कौन एजेंट है जो प्राइम मिनिस्टर के घर में बैठा है, या आपका कौन सा एजेंट है जो अमित शाह साहब के घर में बैठा है जो आपको ये खबरें सुना रहा है? लोगों को ज़रा बता दीजिए, उसका नाम बता दीजिए कि लोग समझ जाएं कि सच क्या है और झूठ क्या है। न मैंने ये कभी दावा नहीं किया कि वो मिलते थे। मैंने ये कहा कि दिल्ली में सोर्सेज से पता चलता है कि वो सेंट्रल लीडरशिप को मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ रात में कोशिश करते हैं मिलने की।
मैंने ये नहीं कहा कि वो मिले या अपॉइंटमेंट मिला या उनको, तो ये अगर ये इंप्रेशन है कि मिलते थे, मैंने कहा वो गलत है। तो ये एक तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने सफाई दी है, क्योंकि उनका जो पहले बयान आया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि मिले हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मिले रात में जाकर, बल्कि मिलने की कोशिश करते हैं, अपॉइंटमेंट मांगते हैं कि रात में मुलाकात हो जाए, दिन के उजाले में नहीं, ताकि किसी को पता ना चले। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने इस बयान का पुरजोर ढंग से खंडन भी किया है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।